Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai Sir। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। राइट। सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे। राइट। सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए। तो गाइस एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग और लेट्स गो अहेड गाइस। तो आज का जो हमारा पहला इडियम्स है वो है बोन ऑफ कंटेंशन। ये बहुत ही फेमस इडियम्स है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है झगड़े की जड़। इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखते चलेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। तो बोन ऑफ कंटेंशन ये बना कैसे? तो आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि दो डॉग थे, वो आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। देखिए ये एक डॉग इधर से है, एक डॉग इधर से है। तो देखिए ये एक बोन है और ये दोनों जो डॉग हैं एक ही बोन को खींच रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो जो झगड़े की जड़ है वो क्या है? ये बोन है। तो इसे ही कहा जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। का मतलब क्या होता है? तो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। कंटिन्यूअस डिस्कशन, किसी भी इशू किसी भी मुद्दे पर लगातार डिस्कशन, राइट, या आर्ग्यूमेंट ओवर अ सब्जेक्ट, या किसी विषय पर सब्जेक्ट पर आर्ग्यूमेंट होना। मैटर इन अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करना। तो इस मूट पॉइंट भी इसे, या पॉइंट एट इशू भी इसे कहते हैं हम। तो कहने का बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है। तो लोग कहते हैं झगड़े की जड़ क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो वन लाइन क्या आंसर होगा? अ कंटिन्यूअस डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट ओवर अ सब्जेक्ट, मैटर इन अ क्वेश्चन। ठीक है। इसे ही बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट इडियम्स है बेगर डिस्क्रिप्शन। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो भिखारी लोग होते हैं जब वो वर्णन करने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि झोपड़पट्टी में दो भिखारी थे। तो एक ने कहा, तुम जानते हो मेरे दादा मर गए और मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। तो दूसरा भिखारी कहता है, अरे कितना छोड़ के गए? 5,000? 10,000? कहे नहीं, उससे ज्यादा। दूसरे ने कहा, क्या 10 लाख? कह रहे यार उससे ज्यादा। कहा क्या 10 करोड़? नहीं यार उससे भी ज्यादा मेरे दादा छोड़ के गए। क्या कितना छोड़ के गए तुम्हारे दादा? तो उत्तर देता है, मेरे दादा तो मेरे लिए संसार ही छोड़ के चले गए यार, पूरी संसार ही छोड़ के चले गए, अब क्या चाहिए हमें। तो कहने मतलब इसे बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। मतलब होता है वर्णन के परे, वर्णन के परे, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, टू बी टू एक्सट्रीम। विषय हम लोग यह भी कर सकते हैं अतिवाद, बहुत ज्यादा अति करके किसी चीज को डिस्क्राइब करना। तो देख सकते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन। राइट। आप देख सकते हैं यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। मैंने किसी चीज के बारे में इतना अतिशयोक्त तरीके से बोल देना कि उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्ले सेकेंड फीडल। का मतलब क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ टू प्ले सेकेंड फीडल? इसका सेकेंड फीडल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो मेन गायक होता है उसके पीछे लोग जो गाते हैं, तो क्या हो गया? जो पीछे लोग गाते हैं उनके साथ उनके बाद गाते हैं वो सेकेंड फीडल हो गए। इसका आशय क्या होगा कि टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन अ वीकर पोजीशन देन समवन। मतलब सेकंड फिडल का मतलब यूं कह लीजिए कि अगर ये मेन सिंगर हैं तो इनके साथ देखिए एक भाई साहब और लगे हैं, तो ये क्या हैं? सेकंड फिडल बजा रहे हैं। एक जो बजा रहा है वो मेन है और इनके नीचे है, तो जो लोअर रैंक पे लोग होते हैं उसे सेकंड फिडल के नाम से हम जानते हैं। टू बी इन, देखिए लिखा भी है ना, टू बी इन अ लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन देन समवन एल्स।
मतलब कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पर है और उसके पोजीशन से थोड़ा नीचे पोजीशन पे आने को ही कहा जाता है कि लेस पोजीशन। ठीक है, तो प्ले द सेकंड फिडल का मतलब क्या हो गया? टू बी इन अ लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन देन समवन एल्स आर समबडी एल्स। ठीक है, अगला इडियम्स है कट नो आइस का आशय क्या होता है? कट नो आइस का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कट नो आइस का मतलब होता है टू हैव नो इन्फ्लुएंस आर इंपॉर्टेंस फेल टू इंप्रेस। कट नो आइस का मतलब होता है किसी को इंप्रेस करने में नाकामयाब होना, किसी को प्रॉपर ढंग से इंप्रेस ना कर पाना। एग्जाम्पल, द टीचर है ना हर्ड एडवर्ड सिक्स यूज एंड दे कट नो आइस विद हर। टीचर ने एडवर्ड की बात को सुना, लेकिन वो क्या हुआ, अपने बातों से टीचर को इंप्रेस करने में असफल रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं कट नो आइस का क्या होगा डेफिनेशन? टू हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन, किसी व्यक्ति के ऊपर आपके शब्दों का, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव न पड़ने को ही कहा जाता है। द गर्ल्स एक्सक्यूजेज कट नो आइस विथ हर टीचर। लड़कियों ने जो एक्सक्यूज दिया टीचर के सामने, वो टीचर इंप्रेस नहीं हो पाई, कन्विंस्ड नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं फेल टू इंप्रेस, राइट? ही इज ट्राइंग टू इंप्रेस दिस गर्ल बट ही फेल to impress. He was unable to impress this girl. नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब आप समझ सकते हैं, अंडर अ क्लाउड का मतलब हो गया कि शंका के दायरे में होना, शक के दायरे में होने को ही कहा जाता है अंडर अ क्लाउड। तो आप देख सकते हैं कि दिस इडियम इज अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होगा? शंका के दायरे में। तो देख सकते हैं इफ समवन इज अंडर अ क्लाउड दे आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अगर किसी को अंडर क्लाउड मान लिया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, और राइट। अब देखिए अंडर क्लाउड का एक बेहतरीन एग्जांपल कि किसी के ऊपर क्लाउड होना, देख सकते हैं इसका मतलब देख सकते हैं आप कि इस जेंटलमैन के ऊपर अंडर क्लाउड का मतलब इनके ऊपर शक है। अब डेफिनेशन को और बेहतर समझेंगे, व्हेन समवन इज अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन people think they have done something wrong or have been involved with something illegal। अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य में लिप्त है। देखिए मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम एंस हाउस, देखिए लिखा है डेफिनेशन, मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम एंस हाउस एंड नाउ एवरीवन इज अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन। माने एन का पैसा गायब हो गया है, लिहाजा सारे लोग शंका के दायरे में हैं, शक के दायरे में हैं। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? वंस एंड ऑल का मतलब होता है कि कोई काम को बहुत बेहतर तरीके से कर देना और उसको करने के बाद उसे दोबारा ना करना पड़े, फाइनल टच दे देना, दैट इज कॉल्ड वंस फॉर ऑल। तो देख सकते हैं आप लिखा है कि इफ यू डू समथिंग वंस एंड फॉर ऑल you do it in a way that final and means you have never have to do it again। ठीक है, इसका once and for all का मतलब once for all, मतलब एक बार काम अच्छे से कर दिया तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं हो। जैसे हम ही कोशिश करते हैं कि अगर हमने कोई लेक्चर बनाया तो कोशिश करते हैं कि आई पुट माई एंटायर एनर्जी एंथुजियाज्म इन दैट वर्क, कि मुझे दोबारा उस काम को न करना पड़े। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, देख सकते हैं एक और डेफिनेशन है, इफ यू डू समथिंग वंस एंड फॉर ऑल यू डू इट इन अ वे दैट फाइनल एंड इट मींस यू विल नेवर हैव टू डू इट अगेन। अब फिर आपको उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। फॉर एन एग्जांपल, जिम सेड ही इज डिसाइडेड वंस एंड फॉर ऑल दैट ही इज गोइंग टू स्टे सिंगल एंड नेवर गेट मैरिड अगेन। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर कंवारा ही रहूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मेरा डिसीजन ये बदलेगा नहीं। तो देख सकते हैं फाइनल वर्क नॉट नीड टू डू अगेन। देख सकते हैं किसी इंजीनियर ने, किसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से बनाया और कहा कि अब हमें इसे दोबारा डिस्टर्ब या और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑयली टंग का मतलब क्या होता है? ऑयली टंग कहते हैं ना, उसका जो टंग है ऑयली है, मतलब ग्रेट फ्लैटरर है, अच्छी फ्लैटरी कर लेता है। तो देख सकते हैं कि ऑयली टंग का मतलब क्या होता है? मीन्स टू बी वेरी स्मूथ विथ वर्ड्स
एंड वन हु फ्लैटर्स, वह व्यक्ति जो बहुत मीठा मीठा बोलता हो, हनी टंग भी आप इसे कह सकते हो। हनी टंग का मतलब होता है बहुत ही मीठा। ऑयली टंग का मतलब जो फ्लैटरी करता हो। ऑयल का मतलब ही होता है फिसलना, और किसी की बात से कोई व्यक्ति फिसल जाए वही फ्लैटरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं थिंग्स दैट माइट हेल्प यू, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है उसकी फ्लैटरी कर दीजिए, वो व्यक्ति बात मान जाता है। वन हु फ्लैटर्स। तो ऑयली टंग के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे स्मूथ टंग, स्मूथ स्पोकन, हनी टंग्ड, फेयर स्पोकन, फाइन स्पोकन। ठीक है, हनी माउथेड, नीटली माउथेड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, हनी टंग के। देख सकते हैं बड़ा अच्छा सेंटेंस है। आई डोंट हैव ऑयली टंग, मतलब आई डोंट डू फ्लैटरी, आई डोंट हैव ऑयली टंग, दैट्स वाई सम पीपल थिंक आई एम सो रूड। मैं ऑयली टंग नहीं हूं, इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि आई एम अ रूड पर्सन। ठीक है, क्योंकि फ्लैटरी बहुत पसंद होती है लोगों को। हैंड्स एंड ग्लोब का मतलब क्या होता है? बड़ा ही प्यारा इडियम्स है ये। तो वेरी इंटीमेट होता है। हैंड्स एंड ग्लोव का मतलब होता है बहुत इंटीमेट फ्रेंड होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है, गले मिल जाते हैं, उसका ग्लव्स अगर है तो उसे ग्लव्स में अपना हाथ डाल लेते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपसे बहुत क्लोज होता है। अजहर एंड विशाल आर हैंड्स एंड ग्लोव टू ईच अदर। अजहर एंड विशाल ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं और दिखाता हूं, देख लीजिए, ये दोनों क्या हैं? हैंड्स एंड ग्लोव हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। हैंड्स एंड ग्लोव का एक और इमेज आप देख लीजिए, एग्जाम्पल, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड होता है हैंड्स एंड ग्लोव का। तो देख लीजिए ये जो फ्रेंड हैं दिख रहे हैं, कितने ज्यादा हैंड्स इन ग्लोव हैं, कितनी अच्छी इनकी दोस्ती है, कितनी अच्छी इनकी मित्रता है। अब होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी? का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है। ठीक है, ओके। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉलिसी। फार एंड वाइड बहुत ही फेमस, ये इडियम से सभी जानते हैं, दूर दूर तक। राइट, फॉर एंड वाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि द विंड ब्लू द पेपर फॉर एंड वाइड। मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर रखा था या कोई पेपर 10-20 काट के रखा था, हवा आया और चारों तरफ मेरा न्यूज़पेपर का टुकड़ा चारों तरफ बिखर गया। माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स आर स्कैटर्ड फॉर एंड वाइड। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड थे, अब मेरे सारे फ्रेंड फार एंड वाइड स्कैटर हो गए हैं। The movie company looked for and void for a boy to act the hero in the new movie. एक जो डायरेक्टर साहब हैं वो दूर दूर तक एक किसी अच्छे एक्टर को ढूंढ रहे हैं कि उनकी कंपनी में कोई काम कर जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एंड वाइड, ऑल अराउंड। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर एंड वाइड, नथिंग इज सीन, ओनली माउंटेन्स आर सीन फॉर एंड वाइड। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, नथिंग इज सीन, ओनली वाटर फॉर एंड वाइड, नथिंग इज सीन, ओनली वाटर फॉर एंड फ्रॉम एंड वाइड। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल इमेजेज होते हैं उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होती है। फॉर एंड अवे, फॉर एंड अवे का मतलब होता है सर्टेनली। फॉर एंड अवे का मतलब क्या होता है? सर्टेनली। सर्टेनली मीन्स एब्सोल्यूटली, श्योरली, विदाउट डाउट। ठीक है, सर्टेनली यू आर राइट पर्सन, फॉर अवे यू आर राइट पर्सन। अब देखिए अगला है फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब आप समझ सकते हैं। फेयर वेदर का मतलब क्या होता है? जब मौसम सुहाना हो तो आपकी दोस्ती बड़ी प्यारी चल रही हो, आपके पास कोई गम हो, कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो तो फ्रेंड आपके निकल पड़े तो उसे बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडेम्स। फेयर वेदर आप देख सकते हैं, एक इमेज भी है, जब अच्छा मौसम है तो आपके साथ सभी चलना चाहेंगे, जब आपका मौसम गड़बड़ हो, समय खराब हो। अ फ्रेंड हु इज ओनली फ्रेंड, है ना, एक फ्रेंड आपका तभी फ्रेंड है व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर गुड एंड सर्कमस्टेंसेस बैड है तो फ्रेंड होता ही नहीं आपका। देखिए डेफिनेशन भी कितना प्यारा है। अ फेयर वेदर फ्रेंड इज अ फ्रेंड हु इज विद यू ड्यूरिंग द गुड टाइम्स। फेयर वेदर वही फ्रेंड है जो आपके अच्छे समय में रहता है, बट abandons you when things go wrong, and friend who cannot be relied upon during bad times or crisis। वो मित्र जो आपके दुख में साथ ना दे उसे फेयर वेदर फ्रेंड करते हैं। सुख में तो साथ दे लेकिन दुख में साथ ना दे, उसे ही हम फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस बड़ा प्यारा है। आई थॉट ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। मुझे लगा कि वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था।
बट ही इज रियली जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। लेकिन वो तो एकदम फेयर वेदर फ्रेंड निकला। ही डिडेंट इवन कॉल आवर विजिट व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक बार न मुझसे मिलने आया न मुझसे बात करने आया। तो मैं मोस्टली आई, देखिए एक बहुत अच्छा प्यारा एग्जाम्पल, आई रियली थॉट, मैंने सोचा, जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, किसी से बहुत लगाव रखते हैं, तो उसके लिए है आई रियली थॉट शी वुड बी हियर टू हेल्प मी। मुझे लगा कि आज मैं मुसीबत में हूं, वो मेरी मदद करने अवश्य आएगी। बट इट सीम दैट शी इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। लेकिन वो तो एकदम फेयर वेदर फ्रेंड है, जो आपकी भावनाओं को गाइज ना समझे, आपके पीड़ा को ना समझे। वो आपका अपना होके भी पराया हो जाता है, और आपके दर्द पीड़ा कष्ट को जो समझता है वो पराया होके भी आपका अपना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश पावर, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपके वक्त पर काम आता है। अब देखिए लिखा है ना, अ ट्रू फ्रेंड इज अ पर्सन हु विल हेल्प यू व्हेन यू आर रियली नीड हेल्प। अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी आवश्यकता में, आपकी मुसीबत में आकर आपकी मदद करता हो। तो ऐसे लोग ट्रू फ्रेंड होते हैं। एक बेहतरीन इमेज आप देख सकते हैं, फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इंडीड। इंडीड का भी बहुत सारे डेफिनेटली मीनिंग है ना, आप इसको भी देख सकते हैं। एट फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्वाइन होता है, क्वाइन पे अगर 5 रुपया लिखा है तो 5 ही रुपया माना जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। नोट पे अगर 2000 लिखा है तो 2000 ही माना जाएगा, उसकी वैल्यू की जाएगी और उसे वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एट अ फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इफ यू टेक समथिंग और समवन एट अ फेस वैल्यू, you accept that they are as they seen without looking for a hidden meaning or ulterior motives। मतलब जो है, जैसे क्वाइन दिख रहा है आपको, क्वाइन पे अगर 5 रुपया लिखा है तो 5 है, 100 लिखा है तो 100 है। ठीक है। देखिए दिस इडियम मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेज फेस वैल्यू विच रेफर्स टू द वैल्यू प्रिंटेड आर डिपिक्टेड ऑन अ कॉइन, बैंक नोट, पोस्टेज स्टैम्प, टिकट etc. The value of a coin or a bill is clearly visible from the number printed on it. So like a coin, taking something or someone at a face value means taking them as they seem to be without verifying investigation or looking for a hidden meaning or secret motives. Example, his story was unconvincing but we took it at a face value। ठीक है। टू टेक एट अ फेस वैल्यू का मतलब और अच्छे समझिए कि टू एक्सेप्ट, देखिए टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज सेड एग्जैक्टली एज इट इज सेड विथ नो हिडन मीनिंग। जो जैसा कहा गया उसको ऐसा मान लेना और उसमें कोई डाउट ना करना। आई टुक माई फ्रेंड्स कमेंट एट अ फेस वैल्यू। मैं अपने फ्रेंड के कमेंट को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, सम्मान करता हूँ और कोई डाउट करता हूँ। नेक्स्ट है ये कुछ बहुत ही पुराने और इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं। जैसे पुराना प्यार को कहा जाता है एन ओल्ड फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्यों कहा जाता है? कि जो हम किसी से प्रेम करते हैं वो एक ज्वाला ही तो होती है, एक ऐसी यादें होती हैं, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय समय पे हृदय और मन को झकझोर करके रख देती हैं। मुंह मांगी कीमत को हम लोग कहते हैं फैंसी प्राइस। आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा। आग में घी डालना, ऐड फ्यूल टू फायर। भाई अगर आग जली रहा हो तो उसमें आप पेट्रोल डाल दो और तेज जलेगी। ऊंची पहुंच वाला को हम लोग बिग गन कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कुछ नहीं कहना, बटन वन स्लिप मतलब कीप योर माउथ शट को कहते हैं। देखिए आगे है ना, फैंसी प्राइस का मतलब होता है हाई प्राइस, है ना। जैसे कि कोई कार खरीदना और वो भी फैंसी प्राइस हो, तो आप देख सकते हैं जैसे एक इमेज है, ये क्या है, हाई प्राइस और कॉस्टली। दिस इज अ वेरी कॉस्टली कार, सो यू कैन से इट इज अ फैंसी प्राइस ऑफ दिस कार। ओके गाइस, तो इस तरह के जो इडियम्स होते हैं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं, एंड वंस यू स्टडी इट देन यू विल एंजॉय इट अ लॉट। ओके। अब देखिए स्टिक योर नेक आउट का मतलब क्या होता है? टू टेक रिस्क। स्टिक योर नेक आउट का मतलब क्या होता है? टू टेक रिस्क। देखिए लिखा है, इट मीन टू से आर डू समथिंग बोल्ड आर अ बिट डेंजरस वे। कोई चीज को कहना जो कि खतरा भी हो सकता है, लेकिन कहना है तो कहना है। स्टिक वंस, है ना। नेक आउट का मतलब आप समझ चुके हैं। स्टिक योर नेक आउट का मतलब टेक अ रिस्क, कोई चीज को बोल देना। जैसे व्हाई शुड आई स्टिक माई नेक आउट, why should I stick my neck out to do something for her? What she ever done for me?
ठीक है, उसने मेरे लिए कहा ही कि किया ही क्या है, और मेरे लिए उसने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, तो व्हाई शुड आई स्टिक माई नेक वंस आउट। आप देख सकते हैं टू टेक अ रिस्क, तो क्या इस पर चलना एक रिस्क का काम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क का काम है। ठीक है, आप देखते हैं, अब पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। लोग कहते हैं ना भैया गाड़ी के आगे काठ मत रखो, जैसे गाड़ी जा रही है आपने काठ रख दिया, लकड़ी रख दिया, तो क्या गाड़ी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो मीनिंग देखिए क्या होता है, टू ट्राई टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। देखिए लिखा है ना, ट्राई टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, है ना, एंड अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विथ आर obstruct द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। किसी चीज को डिस्टर्ब करना। गाड़ी के आगे काट रखने का मतलब ही है किसी चीज के किसी गति में अवरोध लाना, किसी प्रोग्रेसिव काम को डिस्टर्ब करना। तो मीनिंग क्या होगा? डिस्टर्ब करना। पुट अ पोक इन समवन्स विल, मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करना, है ना, किसी चीज को परेशान, किसी चीज को कठिन बना देना, डिफिकल्ट कर देना। देख सकते हैं ना, तो जंपिंग फ्रॉम हियर टू देयर इज द डिफिकल्ट, ट्राई टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। अब देखिए ब्रॉन स्टडी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉन स्टडी। देखिए अगर ना दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं BROWN। ब्रॉन स्टडी इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो होता है कि डीप थॉट होता है, स्पेशली सैड होता है। डीप थॉट स्पेशली सैड। ही इज लॉस्ट इन अ ब्रॉन स्टडी सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही वो ब्रॉन स्टडी में है, डीप थॉट में है। तो ब्रॉन स्टडी का मीनिंग देख लीजिए। ब्रॉन पे कहिए, ब्रॉन एज वेरी क्वाइट सस्टेन्ड, ब्रॉन वन सेल्फ ऑफ मेक समवन एंग्री। ब्रॉन नोज मतलब ट्राई टू, है ना, हार्ड प्लीज। ब्रॉन स्टडी का मतलब होता है स्टडी डीप थॉट्स। तो ब्रॉन स्टडी का मतलब आप देख सकते हैं, दिस लेडी इज इन ब्रॉन स्टडी, शी इज इन डीप थॉट। नेक्स्ट क्या है? मूट पॉइंट। मूट पॉइंट मतलब वही है कंट्रोवर्शियल पॉइंट, जो मैंने आपसे कहा था। कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऐसा पॉइंट जो कंट्रोवर्सी माने विवाद से भरा हुआ हो, उसे हम लोग मूट पॉइंट कहते हैं, राइट। तो मूट पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप देख सकते हैं, अ फैक्ट दैट डजंट मैटर बिकॉज इट इज इररिलेवेंट टू द करंट सिचुएशन। मूट पॉइंट मतलब विवाद का विषय। यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेल। कंट्रोवर्शियल पॉइंट, देखिए आपस में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए ये भी बड़ा प्यारा इडियम्स है, प्लाउ अ लोनली, है ना, और प्लाउ अ लोनली, लोनली फरो। फरो क्या होता है? जो हल होता है, या किसी अपने काम को अकेले ही करना बिना किसी मदद के। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि दशरथ माझी का नाम सुना होगा आपने। बिहार में इन्होंने एक पहाड़ को ही काट करके रास्ता बना दिया था। उन्होंने अपने काम को अपने से ही किया था, किसी से मदद नहीं लिया था। When Dasrath Majhi decided to, है ना, carve a path through the mountain, the villagers laughed at him. He made it plow a lonely furrow. लोगों ने, गांव के लोगों ने हंसना शुरू किया, लेकिन दशरथ माझी ने पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। ठीक है, देखिए ये है फरो, ये है फरो। आप देख सकते हैं ये अकेले ही चला रहे हैं, किसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, अपने काम को अपने से ही कर रहे हैं। टू डू विदाउट एनी बॉडीज हेल्प, कोई कार्य करना अब बिना किसी के मदद का, तो इसे बोलते हैं टू प्लाउ द फरो। नेक्स्ट है मेक अ हे वाइल द सनशाइन। हे समझते हैं आप लोग ना, कि जैसे आप मानकर चलिए कि जैसे गेहूं का फसल है। अब गेहूं का फसल कट गया है, तो उसको गट्ठर बनाना सबसे बेस्ट कब होगा? जब धूप हो, जब धूप रहेगा तो और हल्का हो जाएगा। मतलब जब धूप है तो गट्ठर को बांध लिया जाए। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी, तो देख लीजिए ना, धूप में आप इन गट्ठर को बना लेंगे तो ये बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब समय का उपयोग करना, अगर मौके पर चौके मारना, वो आप कहा जाता है मेक अ हे वाइल द सनशाइन। तो देख सकते हैं मेक द हे वाइल सनशाइन का मतलब होता है, इसको समझिएगा, इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ वी वांट टू मेक हे मतलब होता है घास या अपने अनाज को काट करके उसका गट्ठर बनाने को ही कहा जाता है। वी नीड सनी वेदर, उसके लिए हमें कैसा मौसम चाहिए? एकदम धूप वाला मौसम चाहिए। तो व्हेन द सन कम्स वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक हे, दस द proverb suggest that we should make good use of any opportunistic while it lasts। मतलब किसी भी समय का, किसी भी मौके का फायदा उठाना ही इसे मेक द हे वाइल द सन।
नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? रैंक एंड फाइल का मतलब होता है वेरी कॉमन पर्सन। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। देख ले लिखा भी है, द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ अ पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। इट इज ओरिजिनली अ मिलिट्री टर्म, है ना, रियलाइजिंग द इंडिविजुअल फुट सोल्जर्स, है ना, एंड एक्सक्लूडिंग द ऑफिसर। ठीक है, रैंक एंड फाइल मतलब छोटे तबके के लोगों को रैंक एंड फाइल कहा जाता है। टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी प्रोग्राम वगैरह में ऐसे हैट रख करके ही करते हैं, इसे बोला जाता है टॉक नॉनसेंस बोला जाता है। कुछ लोग अपना कपड़ा रख के हंसते हैं, कुछ लोग रुमाल रख के ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉनसेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। टॉक थ्रू वंस हैट मतलब टॉक नॉनसेंस होता है। टॉक थ्रू वंस हैट का अगला डेफिनेशन है स्पीकिंग इनसिंसियर आर विदाउट, है ना, रिगार्ड, बिना अच्छे तरीके से, बिना सोच समझ के बोलने को ही कहा जाता है डोंट टॉक नॉनसेंस। तो जो लोग नॉनसेंस टॉक करते हैं होते टॉक थ्रू वंस हैट होता है। अब देखिए लिखे लीड अराउंड बाय द नोज। लीड अराउंड बाय नोज का मतलब क्या होता है कि बस जैसे कहा जाए बस वैसे करना, या अगला वाला जैसे कर रहा है बस वैसे आप भी कर रहे हो। मीन्स टू काज फॉलो ब्लाइंडली, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देखिए ये जानवर है ना, अब देखिए इसका नथुना पकड़ के जहां लेता जा रहा है इंसान वो चला जा रहा है। देखिए ये भाई साहब कंफर्म है कि ये हस्बैंड ही हैं। ठीक है, अब हस्बैंड जी जो हैं, वाइफ जो भी कह रही है वो हस्बैंड साहब करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, टू काज फॉलो ब्लाइंडली। देखिए ये जा रहे हैं तो इनके पीछे ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और आगे आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, तो टू काज फॉलो ब्लाइंडली का एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। और बेहतर एग्जांपल देख लीजिए आप कि हिंदू, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भेड़िया धसान मत बनिए आप, है ना, बहुत सारे लोग तरह तरीके के लोग बोल देते हैं, है ना, ज्यादातर लोग भेड़िया धसान के। देख लीजिए अगर भेड़ एक जा रही है तो ये भी जाएगी, भेड़ ये भी पीछे जाएगी, ये भी, अगर ये गिर गई तो ये भी गिर जाएंगे। तभी इनको लगता है कि यार हाँ हमने कुछ सही किया। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू जो इडियम, इसका मतलब क्या होता है? ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट रिजल्ट। मतलब सारे प्रयास करना किसी चीज को प्राप्त करने का। ट्राई टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू गेट द रिजल्ट को ही कहा जाता है एक्सप्लोर ऑल वेन्यू। देखिए ये स्टंट सीखने के लिए या अपने बॉडी को फिट करने के लिए सारे एफर्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज दैट जेंटलमैन एज मेकिंग एफर्ट टू ट्राई, है ना, ऑल द वेन्यूज। ठीक है, ओके, सो फॉर द नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। जैसे देखिए कभी कभी देखा होगा आपने, जो हैट वगैरह साइकिल चलते रहो, बाइक से एकाएक गिर जाती है, तो क्या कोई हैट जानबूझ के गिराता है? नहीं, अपने आप गिर जाता है, गिराना नहीं पड़ता है। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, इंस्टेंटली, एकाएक अचानक कोई कार्य को होना को बोला जाता है ड्रॉप ऑफ द हैट। आई वुड क्वाइट क्विट माई जॉब एट द ड्रॉप ऑफ माई हैट इफ आई हैडंट हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। मेरे पास अगर कोई और सपोर्ट करने के लिए होता तो मैं अपनी नौकरी छोड़ देता सडनली, बिना किसी हेजिटेशन को। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब क्या होता है? इफ समथिंग हैपेंस एट द ड्रॉप ऑफ द हैट इट हैपेंस इमीडिएटली। कोई चीज एकाएक हो जाने को ही ड्रॉप ऑफ द हैट कहते हैं। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल स्टूडेंट्स सैट डाउन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। जैसे टीचर आते हैं, टीचर ने कहा सेट डाउन, तो फटाफट सब लोग बैठ गए, या टीचर के डर की वजह से सब जल्दी बैठ गए सडनली। देख लीजिए ये एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आप देख सकते हैं, एकाएक, मैंने आपको अभी समझाया था ना कि एकाएक हैट का गिर जाने को ही कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा इडियम्स है उसको हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ड्रॉप ऑफ द हैट का ओवरऑल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सडनली होता है। देखिए किक वंस हिल का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट टाइम। किक वंस हिल का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट टाइम होता है। तो बहुत सारे लोग अपने टाइम को अननेसेसरली वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं, एक जहाज बना करके क्या कर रहे हैं, है ना, वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। ठीक है, बी अ गुड पर्सन, बड़ा अच्छा सेंटेंस है इसलिए मैंने इसको भी ले लिया था। बी अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनिए। बट क्या कह रहे हैं? डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट। आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, दूसरे को मत दिखाइए कि आप गुड हैं, क्योंकि वेस्ट करेंगे टाइम तो आप बैड हो जाएंगे। तो किक अप वंस हिल, रिलैक्स्ड एंड एंजॉय
oneself, किसी चीज को अच्छे से एंजॉय करने को ही कहते हैं टू किक अप one's heels। बस ऐसे ऐसे पैर मारना और मस्ती करना बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। ओके, तो what is the meaning exactly? That is the to kick up one's heels, it means definitely relaxed and enjoyable person, कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम आराम से एंजॉय करता है। देयर इज समथिंग फिशी का मतलब क्या होता है? फिश समझते हैं, कहीं फिश मर जाए तो बड़ा बदबू आती है, मतलब लगता है कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो देयर इज फिशी, फिशी मतलब होता है सस्पिशन होता है, डाउट होता है, किसी बात के लिए शंका होता है ना। तो समथिंग फिशी माने कुछ डाउट है। सेंटेंस देखिए है, टू हैव अ सस्पिशन दैट समथिंग इज रॉन्ग, to have a feeling that something is being dishonest, hiding the truth on purpose। ठीक है, to suspect a wrong thing, to something fishy का मतलब किसी चीज पे डाउट करना, किसी चीज पे है ना शंका करना। सेंटेंस बहुत सारे हैं, I smell something fishy about this deal that you want to get into। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो स्मेल फिशी का देख सकते हैं आप, देख लीजिए ये हाथ में क्या लिए हैं, मछली लिए हैं और नाक पकड़े हुए हैं। ये देखिए डिटेक्टिव हैं, ये कुछ देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गेट अवे विद, गेट अवे विद का मतलब क्या होता है? कोई काम करना गलत और कभी पकड़े न जाना, कोई गलत कार्य करना लेकिन पकड़े न जाना। नॉट टू गेट कॉट और पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करके फिर भी पकड़े न जाना, इसका मतलब बाल बाल बच के निकल जाना, एस्केप हो जाना। लिंडा ऑफन चीट्स ऑन एग्जाम बट यूजुअली गेट्स अवे विथ इट, अक्सर वो एग्जाम में चीटिंग करती है लेकिन वो निकल भी जाती है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता है। आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ गड़बड़ किया लेकिन ही इज नॉट कॉट रेड हैंडेड। ये देखिए जेंटलमैन ने कार से कुछ चुरा लिया और कार से चुरा के भाग भी गए और कहीं पकड़े नहीं गए। तो गाइज आई थिंक आपको आई डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट 30 इडियम्स एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वो सारी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। So guys, it's my humble request, if you really learned something and if you really enjoyed something, so please subscribe the channel so you will be notified with our latest videos. And one more request, that please, if you really enjoyed, so please like the video, and if not then you can dislike the video, no problem. And please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one। Okay guys, so guys thanks for watching the video, good day all and take care all। अपना और अपने का ध्यान रखिएगा, be happy always, thank you very much।